नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। 23 जुलाई को सरकार बजट पेश करने वाली है और उसी बजट को लेकर के उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उन सभी अवधारणाओं को लेकर के ये क्लास शुरू की गई है। अर्थात आप इसके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं कि बजट कैसे बनता है। बजट के इतिहास के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या उसमें बातें शामिल होती हैं, कैसे बनता है इत्यादि। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि बजट कैसे बनता है, साथ ही बजट में जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट कैसे बनता है। आप यहाँ पर कहेंगे बजट निर्माण, बजट निर्माण, और यहाँ पर विधायी भी बात कर लेंगे। फिलहाल केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आगे चल कर के अगले सेशन में हम उस पर बात करेंगे बजट का निर्माण कैसे होता है या बजट कैसे बनाया जाता है। बजट बनाने का जो कार्य है वो वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय का, हर मंत्रालय के अधीन कुछ विभाग होते हैं। तो वित्त मंत्रालय के अधीन भी एक विभाग है जिसका नाम है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। दरअसल वास्तव में बजट बनाने का कार्य ये आर्थिक कार्य विभाग ही करता है, लेकिन कैसे होता है ये समझना ज़रूरी है। तो जब भी बजट बनाने की बात आती है तो बजट प्रस्तुत करने से पहले, जैसे सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो बजट पेश किया जाता है वह 1 फरवरी को, मैंने कहा कि सामान्यतः 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है, न ही संविधान के अनुच्छेद 112 में है, न ही कहीं और दिया गया है कि कब बजट पेश किया जाएगा। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि बजट पहले शाम को पेश किया जाता था और फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था। बाद में उसे बदल करके और 1 फरवरी को सामान्यतः बजट पेश किया जाने लगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि बजट कब पेश किया जाएगा इसके लिए निश्चित कुछ कहा नहीं गया है। तो जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले बजट बन जाना चाहिए, बजट तैयार हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और चूँकि अभी चुनाव हुआ है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार बनी नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है, सरकार बनेगी तो जिसकी सरकार बनेगी, मतलब जिस दल की सरकार बनेगी वही बजट पेश करेगा। तो उसके बीच में आप लोगों ने अंतरिम बजट के बारे में सुन लिया है, समझ लिया है, पढ़ भी लिया होगा कि फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि बजट निर्माण का कार्य कैसे हो रहा है, तो जब बजट बनता है तो लगभग जब पेश किया जाता है उससे 4-6 महीने पहले, सामान्य स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, 4-6 महीने पहले उसका कार्य पूरा शुरू हो जाता है, क्योंकि लंबा समय लगता है। तो आर्थिक कार्य विभाग ने भारत सरकार में जितने मंत्रालय हैं, भारत में जितने मंत्रालय हैं, आप ऐसे कह लीजिए लगभग 58 के करीब मंत्रालय भारत में हैं। उन सभी मंत्रालयों की बात करें तो उसमें विभाग भी है। इसी तरह से वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग है। आर्थिक कार्य विभाग सभी मंत्रालय, यहां पर बात कर लीजिए सभी मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों को पत्र लिख करके पूछता है कि भैया आपका बजट क्या है, आपका बजट क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि एक रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय है, इसी तरह से शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, मतलब तमाम मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों को आर्थिक कार्य विभाग पत्र लिखेगा और कहेगा कि आप अपना बजट बताइए। तो यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि आगे आपको क्या क्या चाहिए, आपको कौन कौन से विकास कार्य करने हैं, कहाँ पर कितना खर्च करना है, किस इक्विपमेंट पर आपको खर्च करना है। अगर रक्षा क्षेत्र की बात करूँ तो कितने गोले बारूद चाहिए, कौन सी गन चाहिए, कौन से टैंक खरीदना है, कौन सा फाइटर जेट खरीदना है, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। और उसको शामिल करके रक्षा मंत्रालय ये कहेगा कि मुझे इस वर्ष के लिए
चूँकि चीन के साथ हमारा तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से हमें इतने मिसाइल, इतने हथियारों की आवश्यकता है, सेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, इसलिए हमें इतना बजट चाहिए। तो जो कुछ भी XYZ रक्षा मंत्रालय ने बताया, शिक्षा मंत्रालय ने बताया, मान लेते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय इसी में है एक, मैंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये मंत्रालय ग्रामीण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बजट चाहिए। तो इन्होंने, जब आर्थिक कार्य विभाग ने इन मंत्रालयों से पूछा, तो मंत्रालय जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय है तो सभी गांवों में विकास करना है, सभी गांवों का विकास करना है। हमारे देश में राज्य है, राज्य में ज़िले हैं, ज़िले में तहसील है, गांव है, और उन गांवों का विकास करना है। तो गांवों के विकास के लिए इनसे पूछा गया इस मंत्रालय से कि बताइए आपको कितना बजट चाहिए। इन्होंने कहा कि रुकिए मैं बताता हूं। इन्होंने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने थोड़े समय के लिए, मान लेते हैं योगी जी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। योगी जी उत्तर प्रदेश के CM हैं, अगर जिसको नहीं पता हो तो वो जान ले। इनसे पूछा गया कि बताइए आपके राज्य में जो गांव हैं, उन गांव के विकास करने के लिए आपको कितना बजट चाहिए, और कितना बजट चाहिए तो यानी कि ये अनुमान बताएंगे। फिर इन्होंने कहा कि मेरे पास इसका आंकड़ा नहीं है। फिर किसके पास है? इन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। फिर इन्होंने इनके राज्य में जितने ज़िले हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं, उन ज़िले में DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इनको इन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख कर के कहा कि बताइए आपके अंडर जो भी गांव आते हैं, जो तहसील आते हैं, जो गांव आता है, उनका विकास करना है, और विकास करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना धन चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, वास्तविक आंकड़ा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं ग्राउंड लेवल से ये लेने का प्रयास करता हूँ और फिर आपको मैं भेजता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये सारी बातें पत्र के माध्यम से हो रही हैं, लेटर लिखा जा रहा है। फिर DM साहब ने तहसीलदार इनको पत्र लिखा और कहा कि बताइए आपके अंडर में जो गांव हैं, ऐसे योगी जी के अंडर, मतलब जो राज्य है, राज्य में जितने ज़िले हैं सभी DM के पास गया होगा। अब मान लेते हैं किसी एक DM के पास ये गया, ठीक है। वहाँ पर DM के अंतर्गत जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार से पूछा गया कि आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए। इन्होंने कहा कि सर वास्तविक आंकड़ा मेरे पास भी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी एक और व्यक्ति है वो बताएगा, और उससे मैं डेटा लेकर के आपको रिपोर्ट करता हूँ। तो इन्होंने, आप लोगों ने एक वेब सीरीज़ देखा होगा, अभी वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, और एक व्यक्ति की समीक्षा थी कि जब पूरा ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म आग, बलात्कार और इत्यादि घटनाओं से जल रहा था, उस समय पंचायत नामक वेब सीरीज धीमी आंच पर अपनी लौकियां सेक रहा था। अब इस बात को समझ रहे हैं? तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जो तहसीलदार हैं, इन्होंने एक व्यक्ति को, ठीक है, पत्र लिखा। इस व्यक्ति का नाम है, जो उसमें पूरी कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उस व्यक्ति का नाम है ग्राम सचिव। तो ग्राम सचिव, इनको इन्होंने पत्र लिखा, और ग्राम सचिव, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उनके ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, और अंततः ट्रांसफ़र रुक भी जाता है। वो कहानी है, आप लोगों को पता है। ग्राम सचिव, इनसे इन्होंने कहा, तहसीलदार ने इनको पत्र लिख करके कि बताइए ये ग्राम प्रधान के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो वास्तविक स्थिति इन्हें पता है, ग्राउंड रियलिटी ये जानते हैं। इनसे पूछा गया कि गांव के विकास के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे इस गांव की, जो मेरे अंडर गांव आता है, उसके विकास के लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। इन्होंने 20 लाख कहा, और जब इन्होंने रिपोर्ट किया कि मुझे 20 लाख चाहिए, तो उन्होंने कहा बक बड़बक,
इतना पैसा चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको इतना नहीं दूंगा, मैं केवल आपको 15 लाख रुपए ही दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तहसीलदार को ग्राम सचिव ने जितनी मांग की है उसमें कटौती का अधिकार है, ये कटौती कर सकते हैं। फिर तहसीलदार साहब ने डीएम साहब को रिपोर्ट किया और डीएम साहब ने योगी जी को रिपोर्ट किया, सभी जिला मजिस्ट्रेट योगी जी को रिपोर्ट किए और योगी जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिपोर्ट किया और फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग को रिपोर्ट किया। और ये जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने सभी गांवों को मिला करके थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, इन्होंने कहा कि मुझे 20 लाख करोड़ चाहिए ताकि हमारे राज्य में जो गांव हैं या पूरे देश में जो गांव हैं उन गांवों का विकास किया जा सके, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो मंत्रालय के द्वारा ये मांग की गई है, ये जो मांग है, इसी मांग को कहा जाता है अनुदान की मांग। इसको कहते हैं अनुदान की मांग। बताइए, अब यहां तक एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई हो कि जितने मंत्रालय हैं सभी मंत्रालयों से आर्थिक कार्य विभाग के पास अनुदान की मांग गई होगी और सभी मंत्रालय अपने अपने खर्चे बताए होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इनमें विविधता होगी, अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, सभी आवश्यकताओं के लिए अनुदान की मांग की गई होगी। यहाँ तक बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ कि ये बजट बन गया। अब बजट जब बना तो बजट बनाने के बाद ये जब बजट तैयार हो गया तो ये पेश कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये बजट, ठीक है, बजट तैयार हो गया और बजट तैयार होने के बाद जब बजट फाइनल स्टेज में होता है, अर्थात बजट को अब प्रिंट देना है, उससे पहले जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को एक जगह एक स्थान पर सुरक्षित बुला लिया जाता है, उनको रख दिया जाता है और जितने भी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस हैं सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑफ कर दिया जाता है। अगर उन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने सोना बाबू से बात करना चाहता है या फिर जिसकी भावनाएं कुलाचे मार रही हों, है ना, वो बात कर सकता है, लेकिन सरकारी फ़ोन लगा है चोंगा वाला, उससे बात करे, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बेचारा चाह करके भी अपनी बातें खुल करके अपनी व्यथा नहीं बता सकता। ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट बजट है उसमें से कोई भी डेटा लीक ना हो। अगर डेटा लीक हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बन सकती है, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। आप ऐसा कह सकते हैं ना कि बजट एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है। अगर ये सारी बातें मीडिया में चली जाएं बजट प्रस्तुत होने से पहले तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण, उस समय सभी कर्मचारी जो यहाँ पर हैं इनको एक स्थान पर रख दिया जाता है। एक स्थान पर रखने के बाद जब फाइनली बजट को प्रिंट करने के लिए कमांड दिया जाता है तो कमांड देने के बाद यहाँ पर हलवा, ठीक है, हलवा बना लिया जाता है। हमारे देश में एक परंपरा है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाएगा तो शुभ कार्य करने से पहले आप लोगों को याद होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो माता जी ने, जो भी उस समय अवेलेबल होगा, माता जी अगर उपस्थित हैं तो दही चीनी या गुड़ खिला करके ही भेजती हैं। तो यहाँ पर मीठे की बात है, परंपरा की बात है, हलवा बना लिया गया और हलवा बनाने के बाद हलवा सेरेमनी हो जाती है। आप लोगों ने पेपर में देखा भी होगा कि वित्त मंत्री हलवा, अभी कुछ ही समय की पहले की बात है, हलवा बना है और कढ़ाई में से निकाल करके वो सबको परोस रही हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये एक परंपरा है, हलवा बना लिया जाता है और हलवा सबको दिया जाता है। हलवा देने के बाद, खाने के बाद कुछ मीठा हो गया, कैडबरी नहीं, यहाँ पर हलवा दिया जा रहा है। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री हैं, ये
उस डॉक्यूमेंट को लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं। राष्ट्रपति भवन, ठीक है। संविधान का एक अनुच्छेद है 79। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, संसद का भाग है। संसद में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने इसको देखा और देखने के बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी। हो सकता है कि राष्ट्रपति यहाँ पर ये भी कह दें कि ये जो टैक्स लगाया गया है इसमें कमी करना चाहिए या वृद्धि करना चाहिए, तो वो सरकार देखेगी। हो सकता है कि अगर कमी वृद्धि की बात कही गई है तो उसमें कमी कर दी जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है, तो सलाह भी मानना है। फिलहाल मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री गई और यहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति उन्होंने लिया, और सहमति लेने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो कहा गया है कि राष्ट्रपति, ठीक है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण लिखवाएंगे। और वो वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखता है, किसके माध्यम से राष्ट्रपति रखवाते हैं? तो वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाते हैं। और वो सरकार के आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है, वित्तीय विवरण, इसीलिए उसको वार्षिक वित्तीय विवरण पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। इन्होंने सहमति दे दिया। सहमति देने के बाद अब यहाँ से वित्त मंत्री की गाड़ी चली और ये पहुँचा अब संसद, ठीक है। संसद ये डॉक्यूमेंट पहुँच गया। संसद पहुँचने के बाद जो 11 बजे का समय है, 11 बजे, ठीक है, बजट पेश हुआ, बजट पेश हो गया। और बजट पेश होने के बाद यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है, बजट भाषण, ठीक है। ये बजट भाषण आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सार है, जो बजट है पूरे बजट का ये सार होता है। संक्षेप में इस बजट भाषण में ये सब कुछ बताती हैं कि आय व्यय जो हमारा है हमने क्या अनुमान रखा है। तो बजट भाषण हुआ। बजट भाषण होने के बाद जितने भी संसद के सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सभी को एक प्रतियां दे दी गई। और ये जो बजट पेश किया गया है, ध्यान रखेंगे, बजट पेश केवल लोकसभा में किया जा सकता है, राज्यसभा में बजट पेश नहीं होता, ठीक। एक प्रति बजट भाषण, और इस समय की बात कर लें तो यहाँ पर राज्यसभा को भी एक प्रति दे दी गई। राज्यसभा उस पर विचार करेगा, देखेगा, पढ़ेगा। और बजट भाषण होने के बाद वित्त मंत्री जब ये बोल ली, सब कुछ बता ली, उसके बाद 2 या 3 दिन, मान लीजिए 3 से 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, गैप हो जाता है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आपके जेहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? दरअसल सभी को पढ़ने का समय चाहिए, वो अलग बात है पढ़ते हैं या नहीं हैं। कुछ लोग अंगूठा छाप हैं, वो पढ़ेंगे या क्या करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन एक कोरम है, ये पूरा किया जाना है और पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये गैप हो गया, फिर ये लोग मिलेंगे और यहाँ पर फिर बजट पर, ठीक है, बजट पर चर्चा होगी प्लस मतदान होगी। जो लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संसद में बजट पेश किया गया है लेकिन लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इस पर चर्चा और मतदान के लिए 26 दिन का समय होता है, 26 दिन में इसे पूरा करना है। बजट पर चर्चा और मतदान, तो बजट में 2 बातें शामिल होती हैं। इन 2 बातों को समझ लीजिए क्या होता है। तो भारत की संचित निधि, उसके बारे में हम लोगों ने शुरू में चर्चा कर लिया। संचित निधि की बात कर लेते हैं। संचित निधि संचित निधि से होने वाले व्यय, इसकी बात कर लेते हैं।
तो जो संचित निधि से होने वाले व्यय है, या संचित निधि केवल आप इतना लिख सकते हैं, बाकी सारी चीजों को छोड़ करके संचित निधि, ठीक है, संचित निधि। यहां दो भागों में इसको बांट करके देखते हैं। एक संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय कह लीजिए, और दूसरे को कह सकते हैं जो संचित निधि है, होने वाले व्यय, होने वाले व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय का सीधा सीधा सा मतलब है, जैसे आप संवैधानिक पदों की बात कर लीजिए। संवैधानिक पदों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन और भत्ता है यह संचित निधि पर भारित होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, इस पर केवल चर्चा हो सकता है, मतदान नहीं हो सकता, मतदान नहीं हो सकता, केवल चर्चा हो सकती है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं कि होने वाले संचित निधि से होने वाले व्यय, इसका मतलब है कि जो अनुदान की मांग की गई है, अनुदान की मांग, इस पर, अनुदान की मांग पर दो बातें ध्यान रखेंगे, सदन में चर्चा भी होगी और इस पर मतदान भी हो सकता है, मतदान भी होगा। आप लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो भारित व्यय है इस पर चर्चा क्यों नहीं होता? तो चर्चा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह संवैधानिक पद है, और अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। कार्यकाल की स्वतंत्रता और इनके वेतन और भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं करना। अलाभकारी परिवर्तन करने का मतलब ये है कि कार्यकाल के दौरान आप उनमें कमी नहीं कर सकते। वृद्धि करने का अधिकार है लेकिन कमी करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर इनके वेतन में कटौती करके इन पर दबाव बनाया जा सकता है और इस तरह से न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रह पाएगी, स्वतंत्र रह करके काम नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो केवल इस पर चर्चा होती है, मतदान नहीं होता। यहाँ पर मैंने बताया कि जो अनुदान की मांग है, होने वाले व्यय अर्थात संचित निधि से होने वाले व्यय, इस पर चर्चा भी हो सकता है, मतदान भी हो सकता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत जो विधेयक हैं, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, राष्ट्रपति की अनुमति से, सहमति से ही ये पेश किया जा सकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जो बजट है, बजट केवल जो वित्त मंत्री हैं अकेले पेश कर सकती हैं, अकेले बिना सहमति के, या सदन में जाने के बाद सहमति लिया जाता है? दरअसल बजट राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि जो बजट पेश किया जाता है, बजट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं और बजट में कितने वर्ष के विवरण शामिल होते हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बजट में आप विवरण कह सकते हैं या आंकड़े कह सकते हैं, अर्थात कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। 3 वर्ष के आंकड़े कौन कौन से होते हैं? तो इसको एक डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं। जो बजट है इस डॉक्यूमेंट से ही देखने का प्रयास करते हैं कि कितने वर्ष के आंकड़े इसमें होते हैं। ये बजट एट ग्लांस है, ठीक है। यहाँ पर इसी से संबंधित बातें बताई गई हैं। देखिए, बजट का सार है। चूँकि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है इसलिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखिए, बजट के सार में ये दिखाया गया है कि बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। मान लीजिए जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसको छोड़ देते हैं, 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। तो चूंकि 2024-25 का बजट है तो इस बजट में अनुमान है ना, अर्थात अनुमान। बताइए
क्या वर्ष 2024-25 खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इस समय जो ये बजट पेश किया जाएगा या बजट पेश किया गया है उसमें आगामी वर्ष का अनुमान दिया गया है, और इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है बजट अनुमान। इसको कई बार बीई बजट एस्टिमेट भी लिख दिया जाता है। तो बजट अनुमान ये अगले वर्ष का है। यहाँ तक क्लियर है? तो सामान्यतः ये 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। उसी तरह से 2023 में भी 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया होगा। और जो बजट पेश किया गया था, तो बताइए इसमें भी अनुमान ही था, अनुमान था। और जब ये बजट पेश किया गया यानी कि 2024-25 का बजट जब पेश किया गया तो इसमें इस वर्ष में जो ये बताया गया था कि प्राप्तियां कितनी होंगी, अनुमान कितना होगा। मान लीजिए इसमें कहा गया था कि प्राप्ति जो होगी, ठीक है, वो हमें 100 रुपये की होगी। एक सामान्य सा आंकड़ा लेकर के बता रहा हूं। ये बताया गया कि व्यय जो होगा वो हो सकता है 120 रुपये का होगा। सामान्यतः ऐसा होता है कि हमारा व्यय अधिक होता है, प्राप्तियां कम होती हैं। इसमें जो अनुमान लगाया गया था, तो अनुमान क्या बिल्कुल सटीक हो सकता है क्या? ऐसा संभव तो नहीं है। तो अनुमान सटीक नहीं है। तो जब ये बजट पेश किया गया तो 2023-24 के बजट में जो एस्टीमेट प्रस्तुत किया गया था, जो बताया गया था सरकार के द्वारा, उसमें कुछ कमी या वृद्धि किया गया होगा। और इसमें कह दिया गया कि जो प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति हमारी दरअसल यहाँ पर 100 रुपये बताया गया था, दरअसल हमारी प्राप्ति 90 रुपये की होगी, और जो हमारा व्यय होगा वो 100 रुपये का होगा। यानी कि जो 2023-24 में बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था, इस बजट अनुमान में सरकार ने संशोधन किया और इसको कह दिया गया कि यह संशोधित अनुमान है। जो 2023-24 का बजट पेश किया गया था उसका हम संशोधित अनुमान जारी कर रहे हैं। अब ये जब बातें हो गई तो यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि केवल अनुमान चल रहा है। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि फिर वास्तविक आंकड़े भी तो होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्ष बीत गया है उसी का तो आंकड़ा हमारे पास वास्तविक होगा। आपसे अगर मैं कहूं कि आज भारत का चीन के साथ आयात निर्यात कितना हुआ, 2024 में भारत और चीन के मध्य आयात निर्यात कितना हुआ है, उसका आंकड़ा मुझे दीजिए। तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि 2023 का भारत और चीन के मध्य जो व्यापार हुआ था उसका आंकड़ा आप मुझे दीजिए, तो मैं उसको देने में सक्षम हूं, क्योंकि ये वर्ष बीत गया है। तो उसका अनुमान, वास्तविक आंकड़ा मैं पेश कर सकता हूं, उसका अनुमान नहीं होगा। तो सरकार ने ये कहा कि जो वास्तविक अनुमान चाहिए, तो ये देखिए 2022 और 23 का हमारे पास वास्तविक अनुमान है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, इसके बारे में बताया गया है, अनुमान बताया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राप्तियों की बात कही गई है। प्राप्तियों के साथ साथ बजट में और जो बातें बताई जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे के साथ साथ जितने प्रकार के घाटे हैं वो बताया गया है कि वास्तविक आंकड़ा उसका क्या है, बजट अनुमान क्या था, संशोधित अनुमान क्या था, और आगे अर्थात अगले वर्ष के लिए जो अनुमान प्रस्तुत किया गया है वो क्या है। ये आंकड़ा आपने देख लिया। इसके साथ साथ एक और बात देखिए, यहाँ पर राजकोषीय घाटे से संबंधित, ऋण प्राप्तियों से संबंधित, इसका भी वास्तविक आंकड़ा दिया गया है और अनुमान भी दिया गया है, संशोधित अनुमान और ये बजट अनुमान। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि इसमें तो 4 वर्ष दिखाई दे रहे हैं, और मैंने ये कहा कि 3 वर्ष के इसमें आंकड़े होते हैं। ये संशोधित अनुमान है किस वर्ष का, तो 2023-24 का ही संशोधित अनुमान है। इसलिए अब कितना, 1, 2 और 3, तो बजट में कितने वर्ष के अनुमान हैं? बजट में कुल 3 वर्ष के अनुमान होते हैं। ठीक है। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जो बजट है, बजट के संदर्भ में यहाँ पर देखिए कि जो बजट है इस पर चर्चा और मतदान किस पक्ष पर होगा, क्योंकि जो बजट था
बजट, इसमें दो बातें, प्राप्तियां और व्यय, ये दो चीजें शामिल है। तो बताइए प्राप्तियों वाले पर चर्चा होगा क्या और मतदान होगा क्या? नहीं, जिस पर चर्चा और मतदान होता है वह व्यय है। इसीलिए मैंने आप लोगों से यहां पर कहा कि जो ये वाला पक्ष है व्यय, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय पर चर्चा और मतदान होती है, प्राप्तियों वाले पर नहीं हो रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। कई बार ये प्रश्न पूछा है, यूपीएससी में प्रश्न आया है कि जो ये आंकड़े बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें आंकड़े तो समझ में आ गए, लेकिन कौन कौन से दस्तावेज उसमें शामिल होते हैं। तो दस्तावेजों के संदर्भ में बात कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है, ठीक है, बजट, वित्त मंत्रालय। यहाँ पर देखिए कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाए, कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। वित्त मंत्रालय के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है। अनुदान की मांगे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। वित्त विधेयक इसमें शामिल होता है। एफआरबीएम एक्ट, राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिदेशित राजकोषीय नीति विवरण इसमें शामिल होता है, जैसे बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण। इसके साथ ही मध्य अवधि की राजकोषीय नीति, सह राजकोषीय नीति, कार्य नीति विवरण शामिल होता है। इसमें व्यय बजट शामिल होता है, प्राप्ति बजट शामिल होता है, व्यय की रूपरेखा होती है, बजट का सार होता है, बजट जो भी होगा, ठीक है, उसकी मुख्य विशेषताएं बताई जाती हैं। बजट घोषणाओं 2023-24 जो भी उस समय होगा का कार्यान्वयन इसमें बताया जाता है। तो ये सभी इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात इसके साथ ये सभी डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोगों ने समझ लिया। इन सभी बातों को समझने के बाद अगले सेशन में जो इसका विधायन वाला पक्ष है उस पर हम बात करेंगे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। ये टू बी कंटिन्यू है, अर्थात अगले सेशन में इसके आगे के जो भी प्रावधान हैं, अर्थात बजट की संरचना क्या होती है और उसके विधायन से संबंधित बातें और जो घाटे इत्यादि जो बजट के प्रकार होते हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये सेशन तो शेयर ज़रूर करें, अपने साथियों तक इसे पहुँचाएँ और लाइक और कमेंट भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।